देखें, आप लोगों ने यहाँ मुझे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के तस्फिये के लिए बुलाया है। अब आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अब अगर मुझे बुलाया है यहाँ पर तो मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। प्रॉपर्टी जिसकी आज हम बात करना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में आपके वालिद साहब तरके में एक घर छोड़कर गए थे जिसमें वकार साहब आप रह रहे हैं, और 2 दुकानें थी, है ना, वो आपके पास हैं। बाकी तो जहाँ तक मेरी याददाश्त है एक प्लॉट ही बचता है, उसी का झगड़ा है। मिस आमना, वो प्लॉट तो अब्बा अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर गए थे, और उस वक्त वो 5 लाख रुपए का था, और उस पे आधे पैसे तो मैंने ही मिलाए थे। सबूत क्या है इस बात का? अरे सच तो ये है कि तुम उस प्लाट पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हो। शर्म नहीं आती? झूठा बोलता है अपने बड़े भाई को, बेगैरत इंसान। अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, छोटे भाई के प्लाट पर कब्जा जमा कर बैठे हुए हो। क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं? अपनी उम्र देखें, कोई रिश्ते का लिहाज करें। आप लोगों की जवान औलाद है। अरे आमना साहिबा, यही बात तो मैं इनको समझाती हूँ, मगर ये तो लौंडे लपाड़ों की तरह लड़ने लगते हैं। हालांकि अब्बा की जायदाद में मेरा हिस्सा भी बनता है, लेकिन मैं अकेली जान, शादी तो मेरी हुई नहीं, मेरी क्या जरूरतें हैं? 2 वक्त की रोटी और साल में 2 जोड़े। अरे मैं तो अपने हिस्से से खुद ही रजाकाराना तौर पर दस्तबरदार हो गई हूँ, मेरी तो कुछ सुनते नहीं है। अब आप ही प्लीज इनको समझाइए। आमना साहिबा, इस शख्स से मेरा प्लाट दिलवा दे, और आपा आपको भी मैं कोर्ट के जरिए आपका हक दिलवा कर रहूंगा। अरे तो कोर्ट की तड़ी किसको दे रहा है? चला जा कोर्ट के अंदर। बस करते हैं, तहम्मुल से बात करें। ये कोर्ट कचहरी के चक्रों में आप कैसे पड़ रहे हैं? आप दोनों सिर्फ भाई नहीं हैं, आपने तो अपने बच्चों का रिश्ता भी आपस में तय किया है, समझी भी है एक दूसरे की। मैं ये रिश्ता आज ही तोड़ने का ऐलान करता हूँ। अरे तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? अरे जा, मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? अरे खुदा के लिए चुप हो जाओ, क्यों तमाशा लगवा रहे हो? किसी की इज्जत का ख्याल ही कर लो कि कोई आया है। खून सफेद हो गया है लोगों का, पता नहीं प्लाट कब्र में लेके जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ उसी प्लाट पर उनका मजार बनेगा एक दिन, इंशाल्लाह, तुम देख लेना। मैं तो आपको पहले ही कह रही थी, वकार भाई से किसी नेकी की उम्मीद ना रखें, वो किसी भी सूरत हमें प्लाट नहीं देंगे। हमारे नसीबों में तो ये किराए का घर ही लिखा है। सुनिए जी, आपको भी कसम है पैदा करने वाले की, चाहे सारी जिंदगी हमें अदालत के चक्कर ही क्यों ना काटने पड़ जाए, अगर प्लाट हमारा नहीं हुआ तो आप भी उन्हें प्लाट नहीं हटाने देंगे। भाई का रिश्ता तो अब हो गया खत्म, इसीलिए उस मनूज घर से मैंने अपनी महविश का रिश्ता भी खत्म किया है। मैं तो पहले उस घर में रिश्ता करने के हक में नहीं थी। नसीम भाभी कोई कम खतरनाक औरत है, शादी के बाद न जाने क्या सलूक करती है हमारी बेटी के साथ। अरे हमारे मुंह पे जूता मार के गए हैं आपके भाई, हमारी तौहीन की है आपके भाई और भाभी ने। अरे अब मैं क्या कहूँ, अपने रूहान को तो एक से एक लड़की मिल सकती है, और महविश, उसके तो ऐसे ऐसे लक्षण मैंने देखे हैं। अगर तुम्हारे घर आ जाती ना, टिकनी का नाच नचा देती। तुम लोग बच्चों का आपस में रिश्ता नहीं करना चाहते दोनों भाई, लेकिन आपस में सुलह कर लो। आपा, अमीन खुद सारे दरवाजे बंद करके गया है, और वो अपने आप को समझता क्या है? क्या मेरे बेटे के लिए रिश्तों की कमी है? अरे 1 महीने में उसकी शादी करके दिखाऊंगा, और आप दोनों फौरन रिश्ता ढूंढे उसके लिए। और आपा, आप तो सारे मोहल्ले में रिश्ते कराते फिरती हैं, मेरे बेटे के लिए एक लड़की नहीं ढूंढ सकती आप? अरे तो महविश से मंगनी हुई थी, क्या रिश्ता ढूंढती? अरे ये वजाहत साहब जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं ना, उनकी बेटी लाखों में एक है, और अकलौती है, पूरी जायदाद की वारिस, खूब जहेज लेकर आएगी। कहो तो मैं कल ही बात चलाऊं वहाँ पे। लड़की तो बहुत खूबसूरत है, बस ठीक है आपा, आप फौरन रिश्ते की बात चलाएं। ठीक है, मैं कल ही जाती हूँ उनके घर। रोहान, तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? आप लोगों की बातें सुन रहा था। आप लोग इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। जल्दबाजी नहीं करें, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। रोहान बेटा, तुम्हारा दिमाग सही है? तुम भूल जाओ अब महविश को। और आपा, आप कल ही वजाहत साहब के घर जाएं। अरे इसकी आंखों पे तो इश्क की पट्टी बंधी हुई है, और अगर हम मिन्नत करके शादी कर भी दें तो वही होगा जैसे थूक के चाटना।
मैं तो समझी थी कि आपने तो हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। अरे इस्मत, ऐसा मुमकिन है? अरे मेरे तो दोनों भाई हैं और मैं तो बीच में पिसके रह गई हूँ। उन्होंने तो तुम्हारी बेटी के लिए ऐसी बातें कही हैं। अल्लाह माफ करे, कह रहे थे कि महविश जो है इंतहाई आवारा बच्चलन है, हम तो उसे अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। ये बात तो आप अपनी भतीजी को समझाएं, रिश्ता टूटने के गम से मर ही जा रही है। अरे मैं उसको समझाओ कि किस्मत अच्छी है जो बच गई, वरना ये घर उसके लिए जहन्नम से कम नहीं था। और अब तो उन्होंने रूहान के लिए एक बड़े अमीर घराने में रिश्ता करने का सोचा है। सच पूछे ना आपा, तो रोहान तो मुझे दामाद के रूप में कभी भी पसंद नहीं आया। अरे आपा, उसके पास है ही क्या? बाप के टुकड़ों पर तो पल रहा है वो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2014 में कराची में 2,909 अफराद कत्ल कर दिए गए। उनमें से 134 अफराद जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल हुए, जबकि गुज़िश्ता साल कराची में 154 औरतें कत्ल कर दी गयीं। उनमें से 55 औरतों के कत्ल में उनके रिश्तेदार मुलव्वस थे। जी जनाब, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई, मैं तो मान गई आपा को। क्या हीरा ढूंढा है उन्होंने हमारे रूहान के लिए, जबरदस्त भाई। और हाँ, सादिया के वालिद जो है ना वजाहत साहब, वो भी मुझे निहायत माकूल और शरीफ इंसान लगे। कल आ रहे हैं वो हमारे घर शादी की तफसीलात तय करने। तो बस फिर चिट मंगनी और पट गया। और मैं नहीं चाहता कि अमीन और असमत कोई हेरा फेरी करें, उससे पहले फौरन शादी कर दो। और देखो, जब तक शादी ना हो जाए ना, किसी को बताना नहीं। अरे सब हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, छोड़ें। जी फ़हीम साहब, मैं 8 बजे तक हॉल पे पहुंच जाऊंगा। मुझे सारे इंतजामात बेहतरीन चाहिए। आपा कहाँ है भैया? आपा शुरू हो जाएंगे, अब तक सो रही हैं। और देखिए, एक बात का खास ख्याल रखें कि मेरा एक ही बेटा है और आज उसकी मेहंदी बहुत धूमधाम से होना चाहिए। भाई, शादी का घर है, अब तक सोई पड़ी हैं। टाइम देखें क्या हो रहा है। आपा, आपा, वकार, वकार, जल्दी आए। क्या हो गया? जल्दी आए, पता नहीं क्या आवाज उठ के जवाब नहीं दे रही। वकार देखे, वकार आपा को क्या हो गया? आपा, अरे क्या हो गया आपा को? क्या हो गया आपा को यार? रोहान, बेटा जल्दी आओ। रोहान, रोहान का चेहरा तो देख लेती आपा। क्या हो गया? अल्लाह अपने चलते फिरते बंदों को इसी तरह उठा लेता है। मेरी माँ का इंतकाल तो बहुत पहले हो गया था, मगर ये मेरी बहन ही नहीं, माँ की तरह थी। सही मायनों में तो मैं आज यतीम हुआ हूँ। ऐसा क्या हो गया था आपा को? अरे कल ही तो मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, अच्छी खासी सेहतमंद थी और कोई बीमार भी नहीं थी वो, और उनका इंतकाल हो गया। आपने मुझे इत्तला तक नहीं दी। तो अगर अकबर भाई मुझे फोन ना करते तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपा का इंतकाल हो चुका है। तुम्हें क्या बताते, तुम सारे रिश्ते तो तोड़ के चले गए थे। अरे मेरा रिश्ता आपसे टूटा था, आपा से नहीं टूटा था। अभी उनकी तदफीन तो नहीं हुई ना। मैं अपनी आपा का आखिरी दीदार करना चाहता। हम लोग अभी तदफीन करके आ रहे हैं मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में। जाओ जाके वहां फातिहा पढ़ लो। अरे मैं पूछता हूँ, इतनी जल्दी क्या थी तदफीन कर लेगी? मेरा इंतजार तो कर लिया होता। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या था उन्हें। बस चाचा, सोते में उनका इंतकाल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर को दिखाया था। अरे पोस्टमार्टम होना चाहिए था ताकि मौत की वजह तो पता चलती। जब मर ही गई थी तो इन सब बातों का क्या फायदा था? मुझे ये मामला कुछ मशकूक लग रहा है। आप ऐसे नहीं मर सकती। जरूर
जरूर कुछ गड़बड़ है और मैं इस मामले की तहकीकात करा कर रहूंगा। बस अमीन बस, मेरे जब्त का मजीद इम्तिहान मत लो। अब आ ही गए हो तो बैठो और आपा के लिए मगफिरत की दुआ करो। अरे वाह, मैं अपने घर पे भी कर लूंगा, तेरे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। अमीन भाई, अमीन भाई आप ठीक कह रहे हो। वैसे पोस्टमार्टम लाजमी करवाना, क्योंकि मैंने खाला का चेहरा देखा था तदफीन के वक्त और खाला पूरी नीली हो रही थी। इसका मतलब कि मेरा शक सही निकला, इन लोगों ने आपा को मार दिया। वो बात तो ठीक है अमीन भाई, लेकिन अभी माहौल घर का कुछ ऐसा है, तो ख्याल कीजिए जरा, इन सब चीजों से निपट जाने दें फिर। जी जी अमीन साहब, वालेकुम अस्सलाम, आमना ही बात कर रही हूँ, फरमाइए। आमना साहिबा, आपा तबई मौत नहीं मरी हैं, उन्हें कत्ल किया गया है। क्या? जी, उन्हें कत्ल किया गया है। इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? मेरे आने से पहले ही उन्होंने आपा की तदफीन भी कर दी, मुझे उनका आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। जालिम भाई ये मेरा ये देखिए आमना साहिबा, मैंने अभी 15 दिन पहले ही आपा का डॉक्टर से चेकअप कराया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, उनको कोई बीमारी कोई कुछ नहीं था, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई थी उनकी। यूं अचानक आपा कैसे मर सकती है? मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया कि मरने के बाद आपा का चेहरा बिल्कुल नीला पड़ चुका था, बिल्कुल नीला पड़ चुका था। बहुत अजीब सी बात बता रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की पिटीशन दायर करना चाहता हूँ। देखिए, इस सिलसिले में हम दरख्वास्त दायर कर सकते हैं अदालत में, लेकिन उसके लिए भी आपको जहमत करनी पड़ेगी, ऑफिस तशरीफ लाना पड़ेगा, और इस हवाले से मुझे आपके भाई वकार से भी मिलना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि मैं कब हाजिर हो जाऊँ? आज दोपहर में ही। तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अजीब सी बात है, अमीन साहब का फोन था, उनकी बहन की वफात की तो खबर मिली थी मुझे, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तबई मौत नहीं मरी, उनको तो कत्ल किया गया है। दरख्वास्त दायर करवाना चाह रहे हैं कि कब्र कुशाई की जाए और पोस्टमार्टम किया जाए। बहरहाल अमीन साहब आएंगे ऑफिस, तो आप देखें किस तरह हेल्प आउट करना है, ठीक है? वकार भाई, इस वक्त ये बात करना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे दूसरे शहरों से जो भी रिश्तेदार हैं वो मेरे घर पे आके ठहर चुके हैं, और फिर उन सब का दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए शादी की तारीख मुलतवी नहीं कर सकता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हम सादगी से निकाह कर लेते हैं। जी वजह साहब, आपकी बात काफ़ी मुनासिब है, और बच्चों की शादी है तो एक फ़र्ज़ है, और हम जितनी जल्द इस फ़र्ज़ से सुबुकदोश हो जाएं उतना ही अच्छा है। तो फिर परसों मगरिब के बाद हम इन दोनों का सादगी से निकाह पढ़वा लें। इंशाल्लाह, ज़रूर। अब मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। कम से कम पप्पो के 40वें तक तो सब्र करते, वरना लोग खामखा बातें बनाएंगे। बेटा तुम देख रहे हो वजाज साहब के साथ कितने मसले मसाइल हैं, उनके सारे मेहमान आए हुए हैं, और अगर तुम्हारी फुप्पो जिंदा होती और खुदा न करे किसी और का इंतकाल होता तो वो भी इसी तरह सादगी से निकाह कर देती। बेटा मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत दुखी हो, लेकिन सादगी से निकाह पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तो वकार भाई, फिर परसों आप 4 लोगों को लेके आ जाइए, हम सादगी से इनका निकाह पढ़वा देते हैं। जी इंशाल्लाह, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ऑटोप्सी के दौरान मौत का सबब मालूम करना पैथोलॉजिस्ट का बुनियादी काम होता है। कानूनी नुक्ता नजर से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये लाजमी है कि वो सुराग लगाएं कि मरने वाले की मौत तबई थी या गैर तबई, और दुनिया भर में अगर कोई शख्स गैर मुतवक्का तौर पर इंतकाल कर जाए तो मौत का सबब जानने के लिए पोस्टमार्टम जरूर कराया जाता है।
नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मुलाजमत पेशा आदमी हूँ, भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी। हाँ अलबत्ता मेरा भाई से तनाजा चल रहा है जायदाद के ऊपर, हो सकता है कि उसने। तो फिर आपको अपने छोटे भाई पे शक है? मैं वसूख से तो कुछ नहीं कह सकता, आप इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, मेरे तो बेटे की शादी होने वाली थी, हो सकता है किसी ने तवान की खातिर उसे किडनैप कर लिया हो। देखें, अगर अगवाकारों की कॉल आई तो हमें आप फौरन इत्तला करेंगे और उस कॉल को रिकॉर्ड भी करेंगे, क्योंकि अगर उसे तवान के लिए अगवा किया गया है तो कॉल वो ज़रूर करेंगे। ठीक है? योर ऑनर, 13 जून को शहाना साहिबा अपने कमरे के बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाई गई। सर हैरत की बात तो ये थी कि 2 हफ्ते कबल ही शहाना साहिबा का फुल मेडिकल चेकअप करवाया गया था और मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाना साहिबा अपनी उम्र के एतबार से फुली फिट थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहाना साहिबा को किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनको डायबिटीज थी, ना ही ब्लड प्रेशर और ना ही कोई दिल का आर्जा। इसीलिए योर ऑनर, ये बात हैरत का बायस है कि शहाना साहिबा यकदम कैसे वफात पा गई। सर शहाना साहिबा अपने भाई वकार के साथ उनके घर पर रिहाइश पजीर थी। मेरे क्लाइंट अमीन साहब, जो रिश्ते में शहाना और वकार साहब के छोटे भाई हैं, उनको इस बात पर हैरत है और परेशानी है कि शहाना साहिबा की मौत का सबब जाने बगैर उजलत में उनकी तदफीन क्यों कर दी गई। सर मेरे क्लाइंट अमीन साहब को अपनी बहन शहाना की वफात के हवाले से कुछ खदशात हैं, और वो खदशात इसलिए भी हैं क्योंकि अमीन साहब को अपनी बहन की वफात की खबर भी नहीं दी गई। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट अपनी बहन की वफात के बाद शदीद सदमे में हैं, और क्योंकि उनको अपनी बहन की मौत का सबब मालूम नहीं है, इसलिए इस सदमे को अभी तक सह भी नहीं पा रहे। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को अपनी बहन की कॉज ऑफ डेथ जानने का पूरा हक है। इसीलिए सर मेरे क्लाइंट ने अदालत में ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि उनकी बहन की कब्र कुशाई का हुक्म दिया जाए और पोस्टमार्टम भी करवाया जाए ताकि कॉज ऑफ डेथ मालूम हो सके। थैंक यू सर। जुरानर वकील साहबा के क्लाइंट ने अदालत में इबाहम पैदा करने की कोशिश की है कि मरहुमा की मौत में कोई राज पोशीदा है, जबकि हकीकत यह है कि मरहुमा अपने भाई वकार हुसैन के घर में अपनी मर्जी से रिहाइश पजीर थीं और उनको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। अगर मरहुमा को अपने भाई से खतरा होता तो वो आमना साहबा के क्लाइंट के घर में शिफ्ट हो चुकी होती। जुराना, मेरी अदालत से दरखास्त है कि अमीन साहब की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए मुकदमे को खारिज किया जाए, क्योंकि मेरे क्लाइंट अपनी बहन की कब्र कुशाई नहीं करवाना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि उनकी लाश की बेहुरमती हो। योर ऑनर, हमने अदालत में किसी किस्म का उभाम पैदा करने की कोशिश नहीं की। सर मेरे क्लाइंट के शक को तकवीयत तो इसी बात से मिल जाती है कि जिस उजलत में उनकी मरहूम बहन की तदफीन की गई बगैर ये जाने कि उनकी मौत का सबब क्या था। सर इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहाना साहिबा की मौत के हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात तो थी जिसे छुपाने के लिए इतनी उजलत में उन्हें दफना दिया गया। थैंक यू सर। जज साहब, मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूँ। फरमाइए। अरे मेरा तो बेटा अगवा हो गया था, हम सब तो उसी में परेशान थे, और कब्र कुशाई का मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो सिर्फ खानदान के तमाशा बनने पर एतराज है। अरे मेरी मरहूमा बहन की कब्र कुशाई करवाकर उसकी रूह को तकलीफ देना है। जज साहब, मेरे तो भाई का खून सफेद हो गया है, इसको तो इस बात का भी एहसास नहीं है कि हम लोग शहानाबादी की बात में कितने सदमे में है। वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ के जैसी थी। अरे इसे इस बात का एहसास तक नहीं है कि हम किस परेशानी में मुब्तला हैं। जज साहब, जायदाद की लालच में किया इस शख्स ने। अगर इसने आपा को कत्ल नहीं किया तो फिर उनका चेहरा नीला कैसे हुआ, बताओ मुझे। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, बिला वजह मुझ पर शक कर रहे हो तुम। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अमीन, अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें। यह अदालत आपकी सुनवाई के लिए बैठी है। अदालत समझती है कि एक सेहतमंद खातून की अचानक मौत वाक़ हो जाए तो मौत का सबब जानना बेहद ज़रूरी होता है। लिहाजा यह अदालत अमीन साहब की दरख्वास्त को कबूल करते हुए मरहूमा शाहाना की
कब्र कुशाई और उसके पोस्टमार्टम का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। मैम, शाहना खातून की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वेरी स्ट्रेंज। इसमें तो यही लिखा है, कॉज ऑफ डेथ दम घुटने से मौत हुई है, तबई मौत नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। इतने अरसे से मैं इन लोगों को जानती हूँ, इनके तो वालिद साहब भी हमारी फर्म के क्लाइंट रह चुके हैं। लेकिन अगर एक मोहल्ले वाला ये बात नोटिस कर सकता है कि शाहाना साहिबा का चेहरा नीला पड़ चुका था, तो तदफीन से पहले घर वालों ने ये बात क्यों नहीं नोटिस की? ठीक है मैम, तो फिर आपको किस पे शक हो रहा है? देखो, शक तो वकार और उसकी वाइफ पे ही जाता है, क्योंकि वो उनके साथ ही रहती थी। लेकिन फिर भी सोचो कि कोई ना कोई और एंगल ज़रूर है इस स्टोरी में। उनका वकार साहब का तो अपना बेटा भी किडनैप हो गया है। ये क्राइम्स दोनों कैसे कनेक्टेड है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। ये मालूम करो, जिस रोज़ शाहाना साहिबा की डेथ हुई है, इनके घर आया कौन कौन था? मैम, शादी का घर है, बहुत सारे लोग आए होंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो। जहाँ पर शादी हो रही थी, ज़रा उन लोगों की भी तो डिटेल्स निकलवाओ। आयो साहब से कहो ज़रा चेक तो करें उस दिन कौन कौन घर आया था। डिटेल में लिस्ट बनाए उन तमाम लोगों की, और आयो साहब से मेरी भी मीटिंग रखवाओ। ठीक है। मैं कहता था ना कि आपा की मौत नागहानी नहीं हुई है, उन्हें कत्ल किया गया है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया। अब तुम देखना कि आमना कबीर साहिबा कैसे उन्हें अदालत में घसीटती हैं। अरे जेल में चक्कियां पीसेंगे, चक्कियां मियां बीवी। आपके लिए ये नई बात होगी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है भाभी के क्या लक्षण थे आपा के साथ। अरे मुलाजमों जैसा सलूक कर रही थी उनके साथ। हो ना हो, नसीम भाभी ने ही मारा है गला घोंट के आपा को। अच्छा, आपा के जो 2 सेट थे सोने के, उनका कुछ पता चला? देखें जी, उन सेटों पे हमारी बेटी महविश का हक है, किसी और के पास नहीं जाने चाहिए। फुप्पो का कत्ल हो गया, रूहान किडनैप हो गया, और आपको जेवर की पड़ी है अम्मी। अब्बू आप बताएं, रूहान का कुछ पता चला? पुलिस क्या कहती है? लो भाई, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था जो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता था? बताओ, रूहान की अगवा का उल्टा इल्जाम हम पे लगा रहा है। भाई मैंने भी कह दिया साहब साहब, उस लड़के के चाल चलन कुछ अच्छे नहीं थे। और तू कैसी बेशर्म लड़की है, जब देखो रूहान रूहान करती रहती हो। पेपर की तैयारी करो, हर साल फेल होती हो, जाओ यहाँ से। और ये फेल होगी कैसे नहीं, आपको पता है? जब देखो रूहान, जब देखो रूहान, जब देखो रूहान के ख्यालों में घूम रहती है ये लड़की। फेल तो होना ही है उसे। अब देखो कैसे बेशर्मों के तरीके से बैठी हुई है, जरा ख्याल है इसको माँ बाप का? दफा यहाँ से। और तुम भी तो जब देखो हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है। बात सुन भाई, सही कह रही है वो, चल जाके पढ़ाई कर अंदर, हर साल फेल हो जाती है। हाँ शहरोज, ऑफिस में हूँ, जल्दी बोलो। कॉन्फ्रेंस रूम जा रही हूँ, मीटिंग है, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। क्या महविश अगवा हो गई है? ओह माय गॉड, तुम किधर हो? अमीन साहब के साथ हो? रिपोर्ट लिख दी पुलिस वालों ने? अगवा की, हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। क्या हो क्या रहा है? एक ही खानदान के साथ 3 मुख्तलिफ वारदातें। ये तो कोई और जरूर है जिसकी दुश्मनी है। तुम अमीन साहब को लेकर मेरे ऑफिस आओ। हाँ, उनको हौसला दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बात करते हैं। घुटन और दम घुटने से मुंह के रास्ते फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ये दोनों तरीके सदियों से कत्ल की वारदातों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आमतौर पर कातिल ये समझता है कि कोई मौत का सुराग नहीं लगा पाएगा, और अमूमन कातिल हदफ के मुंह पर तकिए से दबाव डालकर या प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक बैग से दम घोंटकर जान ले लेते हैं। अगर मकतूल की आंखों में गैर मामूली सुर्खी हो तो मौत का सबब दम घुटना हो सकता है। देखिए, आप लोगों के खानदान की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? मेरा तो सिर्फ एक ही दुश्मन है, मेरा अपना छोटा भाई अमीन। देखिए, इस वक्त आपको अपने भाई पर गुस्सा है इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो वो भी बेचारे मुसीबत में हैं। उनकी बेटी का भी अगवा हो गया है।
अमीन बहुत चालाक इंसान है। वो दुश्मनी की आड़ में किस हद तक जा सकता है इसका अंदाजा नहीं है आपको। हम उसे बेहतर तौर पर जानते हैं। बहुत चालाक इंसान है वो। नहीं, आप थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करके जरा गौर से सोचें। कोई ना कोई तो होगा जिसने आप लोगों के बच्चों पर भी नजर रखी हुई है। आपकी बहन से भी किसी को कोई दुश्मनी थी। अब तो अपना साया भी दुश्मन लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर आपा को वकार भाई ने कत्ल नहीं किया तो फिर यह हरकत वजाहत की हो सकती है। वजाहत वही जिसकी बेटी से रोहान की शादी हो रही थी। क्यों वजाहत ऐसा क्यों करेगा? आपा मुझे बताती थी, बल्कि वो तो इन कोशिशों में भी लगी हुई थी कि वजाहत की बेटी से रोहान की शादी ना हो, क्योंकि वो हम दोनों भाइयों की सुलह करवाना चाहती थी और इसीलिए उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी से रोहान की शादी हो जाए। तो वजाहत को इस बात का इल्म था? जी, और तो और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपा के स्वयं वाले दिन भी वो रिश्ते की बात कर रहा था। उसको जरा शर्म नहीं आई। मोहरिक तो बनता है, फिर आपा का कत्ल भी कर सकता है वो इस बात पे, और रूहान का अगवा भी। शहरोज जरा इस आदमी की डिटेल्स तो निकलवाओ। ठीक है। ये जो अगवा की 2 वारदातें हुई हैं, इसकी क्या अपडेट है? मैडम ये दोनों वारदातों का तरीका वारदात सेम है। गाड़ी भी एक ही तरह की इस्तेमाल की गई, वाइट कलर की हाईएस्ट, और किडनैपर्स ने दोनों किडनैपिंग्स में चेहरे पे नकाब किया हुआ था। मैडम आपको नहीं लगता कि ये दोनों किडनैपिंग्स और वो कत्ल की वारदात ये दोनों एक ही गिरोह का काम है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा शहरोज, इस खानदान की किसी के साथ दुश्मनी भी तो नहीं थी और 3 वारदातें हो गई हैं इस खानदान में और कोई क्लू भी नहीं है हमारे पास। मैंने आपसे कहा था कि इस फैमिली के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं और इन दोनों मुगवियों के भी फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं, उसका क्या बना? मैम मैंने ये रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं और इसमें कुछ नंबर्स हाईलाइट किए हैं, आप ये चेक करें। ये कितना पुराना है, 3 मंथ्स का। पहले वजाहत साहब के नंबर्स हैं। आई एम मोर इंटरेस्टेड कि ये वारदातों से करीब करीब के दिनों की, तो आप बहुत पुराने रिकॉर्ड्स भी निकलवा लाएं। ये उन डेट्स पे है। ओके, ये महविश का फ़ोन रिकॉर्ड है ना, ये रूहान का है। ये रिकॉर्ड वजाहत का है ना? हाँ जी मैम। ये नंबर महविश के फ़ोन रिकॉर्ड में भी अब नजर आ रहा है और ये पुरानी डेट्स में इधर भी है। एक नंबर मशकूक है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये बात साबित हो गई कि शहाना साहिबा तबई मौत नहीं मरी, बल्कि उन्हें गला घोंटकर हलाक किया गया। योर ऑनर, इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जहां ये बात वसूख से कही जा सकती थी कि शहाना साहिबा का कत्ल हुआ है, वहां इस सूरत हाल में एक और तशवीशनाक बात ये थी, एक ही खानदान के साथ 3 मुख्तलिफ वारदातें हो गईं, एक कत्ल और 2 अगवा। और हैरत की बात तो ये भी थी कि इस खानदान का बज़ाहिर किसी से कोई तनाज़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन सर, एक बात यकीन से कही जा सकती थी कि हो ना हो इन तीनों वारदातों के ताने बाने आपस में जरूर मिलते हैं। और फिर यही हुआ। इन 2 अगवा की वारदातों से कत्ल की वारदात का मुअम्मा हल करने में मदद मिली। हमने जब दोनों मुगवी अफराद रूहान और महविश के सेल फोन्स का डेटा निकलवाया तो एक फ़ोन नंबर नुमायां तौर पर सामने नजर आया। और दिलचस्प बात तो ये थी कि ये नुमायां होने वाला नंबर महविश के सेल फोन के डेटा रिकॉर्ड पर रूहान के अगवा के बाद नजर आना शुरू हुआ, जबकि यही नंबर रूहान का सेल फोन डेटा चेक किया गया तो पुराने रिकॉर्ड्स पर भी नजर आया। ये जानने के लिए कि ये सेल फोन नंबर किसका था, इस सिम का मालिक कौन था और उसका इन तमाम वारदातों से कोई ताल्लुक था भी या नहीं। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि ये सेल फोन एक राशिद नामी शख्स का है जो हैदराबाद में रिहाइश पजीर है। सर, पुलिस ने इस शख्स का पता मालूम करके जब उसके घर पर छापा मारा तो उसके घर से दोनों मुगवी अफराद भी बरामद हो गए और शहाना साहिबा को कत्ल करने वाला असली मुजरिम भी।
योर ऑनर, इस शख्स ने पुलिस के सामने तो एतराफ़ जुर्म कर लिया है। मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी वो अपना एतराफ़ी बयान कलमबंद करवाए। मुल्ज़िमान को पेश किया जाए। तुम्हारा नाम क्या है? रोहान। बताओ तुम अदालत को क्या बताना चाहते हो? जज साहब, मैं महविश से हर सूरत शादी करना चाहता था। वो मेरी बचपन की मंगेतर है और हम एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं जज साहब। लेकिन ये अब्बा और चाचा की लड़ाई ने हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा कर दिए थे। मैं सादिया से शादी नहीं कर सकता था जज साहब, लेकिन अपने फादर से बगावत भी नहीं कर सकता था। मैं टोटली अपने फादर पर डिपेंडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ जज साहब। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और मुझे फिर सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आया। उस रात में दोस्तों के साथ पार्टी में था। रात के 3 बजते ही मैं सिगरेट के बहाने पार्टी से बाहर निकला और बाइक पर सीधा घर आ गया। पीछे के दरवाजे से मैं घर में दाखिल हुआ और तुम बहुत मुनाफिक हो पुप्पो। आग भी लगाती हो और पानी भी डालती हो। मेरी और महविश की शादी के लिए अब तुमको जाना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा पुप्पो, जाना पड़ेगा तुमको। और अपनी सोई भी फुप्पो को हमेशा के लिए सुला दिया दोस्तों। मैंने तकिए से उसका दम तोड़ दिया। मैं तो समझ रहा था कि ये शादी 1 साल तक मुलतवी हो जाएगी, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ये शादी बिल्कुल मुलतवी नहीं हो रही और हम इसमें दसते जा रहे हैं, फिर मैंने महविश से कहा कि महविश, मैं तो सोच रहा था कि पप्पू के इंतकाल के बाद मेरी और सादिया की शादी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन कल रात वो वजाद अंकल ने आकर अब्बा को राज़ी कर लिया कि मेरी और सादिया की शादी सादगी से हो जाए। तो तुमने मुझे अपनी शादी की खुशखबरी देने के लिए फोन किया है? आइंदा मुझे फोन मत करना। गेट लॉस्ट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। वो मेरा दोस्त है ना हैदराबाद वाला, मैंने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। वो मुझे कल आके किडनैप करेगा। किडनैप? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा। अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। लेकिन अगर हम फंस गए तो? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लान सिक्योर है। ठीक है, मैं किडनैप होने के लिए तैयार हूँ। और फिर दोस्त के साथ मिलकर जज साहब मैंने अपने अगवा का ड्रामा रचाया और फिर महविश के अगवा होने का भी ड्रामा रचाया। कुप्पी का कातिल मैं हूँ जज साहब। जो सजा देनी है मुझे दीजिए। महविश ने सिर्फ मोहब्बत है मेरा साथ दिया जज साहब। और महविश को भी जज साहब ये बात अब पता लगी है कि हमारी पुप्पी का कत्ल मैंने किया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी रोहान कि तुम फुप्पो का कत्ल करोगे। कितनी मोहब्बत की थी मैंने तुमसे और तुमसे भाग के शादी भी कर ली। फुकला की बहस और मुल्जिम रोहान के एतराफ़ी बयान के बाद ये अदालत मुल्जिम रोहान को शाहाना खातून का कातिल जानते हुए ज़ेर दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।